वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को लेके, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। चांद बुक हम लोग जल्दी क्या करते हैं, उसका लाइन बाय लाइन एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्यारे बच्चे, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम कंटेंट को ला सके। हम जो पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, पहला हम लोग फोर्स का जो पार्ट देखे थे, जिस पार्ट में हम लोग देखे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उस पर इनर्शिया लॉ देखे थे हम लोग। इनर्शिया क्या होता है, जो कि गैलीलियो ने दिया था, उसके न्यूटन्स बाबा ने कैसे उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को हम लोग देखा था। और उसके बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद अद्भुत है ये चैप्टर और एक्सरसाइजेस। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यानी न्यूटन का गति का दूसरा नियम इसको कहते हैं। जब दो बडीज़, व्हेन टू बडीज़, ए हैवी वन, एक भारी, एंड ए लाइटर वन, एक हल्का, आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स, जब उन पे सेम फोर्स लगता है फॉर द सेम टाइम, एक ही समय में, द लाइट बडी अटेन्स ए हायर वेलोसिटी, जो हल्का बडी होता है वो ज़्यादा वेलोसिटी से चलता है और हायर स्पीड से चलता है देन द हैवी वन, भारी वाले से। वापस से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जब दो बडी आपके पास है, एक भारी है और एक हल्का है, जब उसमें आप क्या कीजिए, ताकत लगाइएगा, तो हल्का वाला ज़्यादा स्पीड से चलेगा और भारी वाला कम स्पीड से चलेगा। बट द मोमेंटम गेन बाय बोथ द बडीज द सेम, लेकिन मोमेंटम जो दोनों बडी गेन करेगा वो सेम होगा। मतलब मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फिर इसको देखेंगे ध्यान से। पिछले क्लास में हम लोग मोमेंटम बताए थे। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, क्योंकि अभी क्या कहा कि भारी वाला जो बॉडी होगा वो कम स्पीड से चलेगा, तो भारी वाला बॉडी ही स्पीड कम है, तो दोनों को गुना करेंगे तो मान लो कुछ वैल्यू आया, ठीक है। एक में क्या है, मास ज़्यादा है, अच्छा हल्का वाला बॉडी में क्या ज़्यादा होगा, वेलोसिटी। एक में वेलोसिटी ज़्यादा है और मास कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है लगभग सिमिलर होता है। मतलब एक में ये ज़्यादा है, दूसरा में ये ज़्यादा है, तो लगभग गुना करने पर दोनों का वैल्यू बराबर आता है। तो P यानी मोमेंटम जो है लगभग दोनों का सेम आता है, लेकिन हल्का बॉडी ज़्यादा स्पीड से चलेगा, भारी बॉडी कम स्पीड से चलेगा। बोलिए यस सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर वापस देखिए, द लिंक बिटवीन फोर्स, ये जो लिंक है फोर्स के बीच में और मोमेंटम के बीच में, उसको एक्सप्रेस करना ही इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आखिर होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स और मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फोर्स और मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है। अच्छा, ये बॉडी क्या करता है, हम लोग फोर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, फोर्स के बारे में। किसके बारे में, हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं, फोर्स के बारे में। अच्छा, फोर्स और मोमेंटम, क्या, मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें हैं, इसी के बीच में लिंक लगाएगा, लिंक बनाएगा, तो उसको हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। कोई दिक्कत, कहने का मतलब कि यदि बात कहीं ना कहीं मोमेंटम की हो, फोर्स की हो, तो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी चीज़ को बताता है। क्या हम लोग कहें कि मोमेंटम का जो होता है, मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मान लेते P1 मोमेंटम है, वो बॉडी का मास M1 है, क्या है, M1, और वेलोसिटी V1 है, ठीक। दूसरा बॉडी है, उसका मोमेंटम P2 है, ठीक है, उसका मास अलग होगा और वेलोसिटी भी अलग होगा। लेकिन जब मोमेंटम की बातें करेंगे तो चाहे ज़्यादा स्पीड दीजिए, मास कम हो, चाहे मास ज़्यादा हो, स्पीड कम हो, है ना। उस केस में याद रखिएगा, मोमेंटम की बात करेंगे तो दोनों मोमेंटम बराबर होगा, सही है। मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। मोमेंटम तो इक्वल होगा, लेकिन जो लाइटर बॉडी होगी, लाइटर मतलब हल्का बॉडी, क्या, अब लाइटर मतलब माचिस नहीं, ठीक ना, याद रखिए, लाइटर मतलब हल्का। जो हल्का शरीर होता है, हल्का बॉडी होता है, वो हमेशा अटेन करेगा, क्या अटेन करेगा, हायर वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी। कहने का मतलब कि अगर हम उसको स्पीड दिए तो वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा जो हल्का बॉडी होगा। एग्जांपल, मान लो एक टॉय कार है तुम्हारे पास, छोटा सा खिलौना वाला कार है। अच्छा, उस कार को जितना दूर उतना दूर फेंक सकते हो तुम, है ना, कोई दिक्कत। दूसरी तरफ मान लो कि बड़ा सा पत्थर दे दे, तो नहीं फेंक पाओगे, पैर वैर पे गिरा लोगे तो बदले में कम से कम, है ना। वैसे तो डॉक्टर का रोजी रोटी चलना चाहिए, तो ठीक है गिरा लो, है ना।
गिराना मत प्लीज है, ऐसे मजाक था ये। तो कहने का मतलब अगर हायर वेलोसिटी से वो चलेगा, लेकिन मास ज़्यादा अगर हो गया तो लो वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन मोमेंटम दोनों केस में इक्वल होगा, दोनों केस में इक्वल, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में बदलाव ऑफ अ बॉडी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना फोर्स हम लगाए हैं उसके, एंड टेक्स प्लेस, और उधर ही होगा इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और उसी डायरेक्शन में होगा मोमेंटम जिधर हम फोर्स लगाए हैं, जिधर हम फोर्स लगाए हैं। बोलो नहीं समझे? नहीं समझे। एक चीज़ और देख लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, कोई भी बॉडी पे मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को उसके टाइम टेकन से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाए। सॉरी, क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी, अच्छा निकल जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम टेकन। मतलब हम जितना फोर्स लगाए हैं, मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ और कितना समय लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक कॉपी दे दीजिए, हम ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। देखिए, एक क्रम का अगर इस्तेमाल कर ली तो ज़्यादा अच्छा है ना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए उसने कहा कि अगर भाई अब फोर्स आप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? अच्छा, फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। क्या होता है? बल। बल ही तो शक्ति है, राइट। बल शक्ति कह सकते हो एक ही चीज़, मतलब किसी पर ताकत तुम लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? ताकत। ताकत लगा रहे हो, तो ताकत लगाने का मतलब क्या है? आप जितना ताकत लगाइएगा ना, अभी क्या पढ़े हम लोग, जितना ताकत लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? बोल जाएगा। जैसे कोई भी बॉडी जो है ताकत लगाएंगे, मतलब दो बॉडी है हमारे पास, एक भारी बॉडी है और एक हल्का बॉडी है, राइट। और एक भारी बॉडी है तो उसमें वेलोसिटी कम है, और हल्का बॉडी तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है, राइट। ये है मास और ये है वेलोसिटी, ये मास ये है ना। वेलोसिटी v2 मान लो, मास m2 मान लो, वेलोसिटी m1 मान लो, m2 v1 मान लो, ठीक है। तो कहते हैं फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर ऐसा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका, क्या लिखा है पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, ये तो लिखा है, यहाँ लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब एक ध्यान से देखो, अप्लाइड फोर्स यानी फोर्स जो होता है ना, यहाँ से देखो, यहाँ दो टर्म है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये जो ऊपर में होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कैसे, अभी आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ऊपर है तो ऊपर वाला जितना ये बदलेगा ऊपर वाला बदलेगा, लेकिन डिवाइड में भी एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नीचे है डिवाइड में है, तो हम लिखेंगे f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो 1 अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर ताकत लगाएंगे तो टाइम जो है कमेगा, ठीक है। पूछो कैसे? मान लो कि अगर तुमको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है, अगर तुम अपने कार के मोटर का स्पीड कम रखोगे तो तुम देर में पहुँचोगे, लेकिन अगर ताकत लगा दिए यानी कार का स्पीड बढ़ा दिए, यानी इंजन का ताकत लग गया तो टाइम कम लगेगा। तो अगर फोर्स बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा, और फोर्स घटा दीजिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ये किसके लिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, जो नीचे में रहता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि जितना फोर्स लगाए उतना मोमेंटम बदलेगा, सीधा बात। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं और लाइए आगे, देखिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ें।
देखिए लिखता है कंसीडर ए बॉडी, मान लो कि एक बॉडी है जिसके पास मास m है, m मास मतलब द्रव्यमान m है, शुरुआत का इनिशियल वेलोसिटी उसका स्मॉल u है, इनिशियल मोमेंटम जो है इस बॉडी का क्या हो गया mu होगा, क्योंकि मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं p इंटू एम इंटू भी, अभी शुरुआत का u है, हो गया। सपोज एक फोर्स F जो है एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, मतलब उस बॉडी पे फोर्स F लग रहा है, कितना टाइम में t, जिसके वजह से फाइनल वेलोसिटी उसका v हो जाएगा, फोर्स लगेगा तो बॉडी आगे बढ़ेगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, मतलब कोई बॉडी मास m है, शुरुआत में उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स लगाएं तो उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी पे मोमेंटम कितना होगा m इंटू यू, मोमेंटम कैसे निकलता है p इंटू एम इंटू v, अरे m इंटू भी निकलता है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी की जगह u डालेंगे तब ना मोमेंटम p इक्वल्स टू एम यू होगा, फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू एम भी, ठीक है। अब क्या कहता है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितना है v, तो p इक्वल्स टू एम इंटू भी। मैंने कहा कि शुरुआत में कोई भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है p इक्वल टू m इंटू v, p इक्वल टू एम इंटू v, तो शुरुआत में जो वेलोसिटी है u है, मोमेंटम कितना हो जाएगा एम यू, कितना हो जाएगा m u, उस बॉडी पे फोर्स F काम कर रहा है, t टाइम लग रहा है और फाइनल वेलोसिटी v हो जा रहा है, तो फिर से मोमेंटम कितना होगा m v, कितना हो जाएगा m v, क्योंकि u की जगह v डाल देंगे, ठीक है। तो अच्छा चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जब भी चेंज बोलेंगे, देखिए ध्यान से, समझ में आया, जब भी चेंज की बातें करेंगे, जब भी तो कहें चेंज निकालिए तो याद रखना फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, ठीक है। तो चेंज क्या होगा मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम कितना है एम भी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, और टाइम टेकन कितना ले गया है टी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम टेकन, हो गया ना, एम दोनों में कॉमन है बाहर ले ली तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अच्छा बट वी माइनस यू बाई टी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, यही तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है, याद है एक्सलेशन का फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी, इसको हम एक्सलेशन कहते हैं। तो भाई इसके जगह पे एक्सलेशन लिख सकते हैं, ये पूरा की जगह पे एक्सलेशन लिख देते, देखो m और इस पूरा की जगह मल्टीप्लाई a, f इज इक्वल टू क्या हो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए हो गया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन के, किसका बॉडी का, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, याद रखिएगा बॉडी में एक्सेलरेशन तभी होता है प्रोड्यूस जब हम फोर्स लगाते हैं, एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वो उसी डायरेक्शन में काम करता है जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक और डेफिनेशन है क्या, द रिलेशन, ये जो रिलेशन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए पुटिंग ए कांस्टेंट, कांस्टेंट याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है ना तो उसकी जगह पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, स्थिर क्वांटिटी आ जाता है जो बदलता नहीं, फिक्स रहता है वो। तो देखो जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो उसकी जगह इक्वल टू आ गया, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या, याद रखिए प्यारे बच्चों, जितने भी स्कूल के शिक्षक गण हैं मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप टर्मिनोलॉजी को प्लीज़ बच्चों को बताएं। देखिए ध्यान से, ये जो साइन होता है, ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, क्या प्रोपोर्शनैलिटी का, आप रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़े होंगे, ठीक है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का ये सिंबल होता है, जब भी अगर हम लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, देखिएगा तो क्या होगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और हम v माइनस यू बाई टी को जानते हैं कि यही एक्सेलरेशन होता है, तो ये m है, इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा, इसके मल्टीप्लाई में a लिख दिए, हो गया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो इसके जगह पर इक्वल टू का साइन आता है, और ये जब हटेगा तो अपने साथ एक कोई भी नंबर कांस्टेंट लेके आता है, ठीक है ना। तो हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का ये, या के एम, तो क्या होता है एफ इक्वल्स टू के इंटू एम ए, एफ इक्वल्स क्या होता है के इंटू एम ए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू, अच्छा वैल्यू जो होता है ना कांस्टेंट के का, ऐसा यूनिट 1 होता है, तो के का वैल्यू 1 डाल लेंगे तो खत्म, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है। फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू,
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है, जब कोई फोर्स बॉडी का एक्ट तो वो पक्का एक्सेलरेशन देगा बॉडी में, नहीं जब फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन देगा, है ना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, जब नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव्स अस ए मेथड ऑफ मेजरिंग फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक तरीका देता है कि कैसे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं मास और एक्सेलरेशन के टर्म में, है ना। फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी पे उसको निकाल सकते हैं आप एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट से। हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, फोर्स को मास से डिवाइड करके। ये यहाँ रहेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये ऑब्वियस है क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसने होगा, मास। तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कब, जब फोर्स बढ़ाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ा दिए तो मास कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिंग ऑन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सिंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, देयरफॉर इफ मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड, अगर मास बॉडी का डबल किया जाए इसका एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो जाता है। एक कॉपी लाइए, दिखाते हैं कैसे। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है, पढ़िए। कहता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले देख लीजिए। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। जो कि क्या कहना है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड। अच्छा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या होगा, फोर्स बाय मास, है ना। देखो ध्यान से, मास को डबल क्या कहता है, एक्सेलरेशन विल बी मास डबल करोगे, एक्सेलरेशन है ना, मास को डबल कर दो तो डबल मतलब 2m हो जाएगा, F/2m हो गया, ठीक है। अब देखो ये a है, F/m तो यहाँ रहेगा ही, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पहले ये क्या था, इसको मान लो a1, क्या मान लो a1 का वैल्यू है, तो a1 ही पूरा हो गया, a/2 हो गया, तो एक्सेलरेशन का आधा हो गया, डिवाइड करते हैं 2 से मतलब आधा होता है। जरूर कहता है कि एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, राइट। अगर मास को हाफ करोगे, अगर मास को हाफ करोगे, मास को हाफ करते हैं, देखो पहले मास कितना था m, अब मास को आधा किए m/2, एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, ये m/2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, F इंटू 2 ऊपर और m नीचे, ये बराबर क्या हो गया 2F/m। एक्सप्रेशन पुराना वाला एक्सप्रेशन क्या था F/m, 2 इंटू a कर दो, है ना, a डैश। तो देखो नया वाला एक्सप्रेशन जो है दुगुना होगा, जब मास को आधा करेंगे तो एक्सप्रेशन दुगुना होगा, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है ना। एंड इफ मास इज हाफ्ड, देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास एक फार्मूला है a = F/m, ठीक है। एक्सप्रेशन का होता है, इसको मान लेते हैं a1, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A1, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप मास को दुगुना कीजिए, तो दुगुना मतलब 2 गुना कर देते हैं, तो नया जो मास हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि आप m डैश है, ये नया वाला मास दुगुना हो गया, तो फॉर्मूला में डालते हैं। एक्सप्रेशन और क्या होता है F/m, तो m की जगह आप कितना ले लेंगे 2, ठीक है। अच्छा ये a रहेगा, f तो ऐसा ही है, m तो नीचे ऐसा ही है, इंटू 1/2 ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा ये F/m जो था ये क्या है a1, तो नया वाला जो एक्सेलरेशन है वो पुराने वाला एक्सेलरेशन का आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा से डिवाइड है। कब, जब हम मास को दुगुना किए तो एक्सेलरेशन आधा हो गया, समझ में आया। वापस देखिए, अगर हम लोग मास को आधा कर दिए, पहले मास m था वो आधा कर दिए, तो फॉर्मूला में डालो F/m, m की जगह m/2, तो a बराबर F इंटू 2 पर चला जाएगा m, एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 2F/m, और इसका वैल्यू था क्या a1, तो नया वाला जो एक्सप्रेशन है वो पुराने वाले का दुगुना होगा। तो कहता है कि अगर आप
मास दुगना कीजिएगा तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। अगर आप मास आधा कीजिएगा तो एक्सेलरेशन दुगना हो जाएगा। यही चीज़ था, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वापस से देखिए। एंड इफ द मास इज हाफ, मास आधा करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है डबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड द फोर्स रिमेंस सेम, फोर्स सेम रहेगा, ठीक है ना, याद रखिए। मोर ओवर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर इसका मतलब है इट विल बी ईजियर टू मूव लाइट बॉडी, तो इसका मतलब क्या है? हल्का बॉडी को आसानी से मूव करा सकते हैं हैवी बॉडी की अपेक्षा, राइट? देखिएगा ध्यान से, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा कार है ना, 600 किलो का कार है और ये 2600 किलो का कार है, राइट? बड़ा कार है। तो सिंस एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आसानी से आप एक्सेलरेट करा सकते हैं, छोटे कार को बढ़ा सकते हैं आगे कम मास, और बिग कार को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा या फिर नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का उसको न्यूटन नाम है। क्या नाम है? न्यूटन। ऐसा यूनिट जो फोर्स का उसका न्यूटन कहते हैं। यानी फोर्स को हमेशा एन न्यूटन के टर्म्स में दिखाते हैं। न्यूटन वह फोर्स होता है जिसके लिए कोई बॉडी 1 kg का मास है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड देता है। वापस दिमाग के खोल के, वो दिमाग खोल के पढ़ो, ठीक है ना? वापस से ध्यान से तुम लोग करो आप, तो दिमाग खोल के। कैसे? मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी को मापना है तो मापना क्या है? फोर्स। क्या मापना है? फोर्स। डिस्टेंस मापते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि यदि आप डिस्टेंस मापते हैं तो क्या लिखते हैं? हम यहाँ से मान लीजिए कुछ दूर तक गए, तो लीजिए 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार जब फोर्स मापेंगे तो हम लिखेंगे इतना न्यूटन। कितना? कोई दिक्कत? दूसरा बात, क्या होता है न्यूटन? न्यूटन वह फोर्स होता है विच व्हेन, जब वह लगता है किसी भी बॉडी पर जिसका मास 1 kg है। न्यूटन का मतलब होता है जब वो किसी 1 किलो के मास बॉडी पर लगता है, 1 किलो मास की बॉडी पर लगता है तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दे देगा, तो वही 1 न्यूटन फोर्स कहलाता है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलो बॉडी वाले मास वाले बॉडी पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट करा देगा, ठीक है? समझ में आ गया? फोर्स और क्या होता है? 1 न्यूटन। देखो अब यहाँ मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इन ऑर्डर टू गिव एन आइडिया ऑफ 1 न्यूटन फोर्स। अगर आप 1 न्यूटन फोर्स को आइडिया देना चाहते हैं तो वी शुड होल्ड अ वेट 100 ग्राम ऑन आवर आउट स्ट्रेच्ड। हम अपना हाथ में पाम इस यहाँ पे 100 ग्राम वजन रख लो, जो 100 ग्राम द फोर्स 100 ग्राम वेट ऑन आवर पाल्म इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूटन। 100 ग्राम का फोर्स वजन इस पर रख दो और 100 ग्राम का जो वजन इस पर जो फोर्स लगा रहा है वही 1 न्यूटन कहलाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किए थे अर्लियर, इनफैक्ट वास्तव में स्पेशल केस है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस्ड अर्लियर इज, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वास्तव में वो स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स 0 हो जाता है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 हो जाता है। बात सही है? यस सर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहा था कि बॉडी में तब तक मूवमेंट नहीं होगा जब तक कि उस पर फोर्स एक्सटर्नल ना लगे। तो बाहर से फोर्स लगेगा ही नहीं, 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, और बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ऑब्वियस है, न्यूटन सेकेंड लॉ gives a relationship between force applied to a body and acceleration produced in the body। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है कि कितना बॉडी पे फोर्स लगा, क्या एक्सेलरेशन बॉडी लेके आया, राइट? यस सर। इसको मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि सॉल्व करने में क्वेश्चन आसान होगा। इट शुड बी नोटेड दैट जस्ट माइनस साइन जो एक्सेलरेशन का वो शो करता है एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है बॉडी, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। इन द सेम उसी प्रकार माइनस साइन अगर फोर्स का, इट विल इंडिकेट दैट फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन बॉडी इज मूविंग। अगर फोर्स का नेगेटिव साइन आ गया तो आप समझ जाइएगा कि बॉडी तो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और फोर्स नेगेटिव आ गया है, मतलब बॉडी पे फोर्स लगा रहा है किसी डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है किसी डायरेक्शन में, ठीक है ना? यस। देखिए ध्यान से, देखिए जस्ट एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मूविंग बॉडी। जिस प्रकार अगर कोई बॉडी है उसके आगे अगर फोर्स लगा रहे हैं पीछे फ्रिक्शन लगता है, सेम ऐसा ही केस कह सकते हैं। यस। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भाई यूज क्या क्या है?
कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे डेली लाइफ में जिसको एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, राइट। सारे केस में कुछ टेक्निक है जो अरेंजमेंट करता है, रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग बॉडी मोर जेंटली। इन ऑल दिस केसेस, इन सारे केस में सम टेक्निक और अरेंजमेंट, कुछ टेक्निक है या अरेंजमेंट है जिसका इस्तेमाल कम करने के लिए किया जाता है मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग बॉडी। मोमेंटम जो होता है तेज़ी से चलने वाले गाड़ी का मोमेंटम कम किया जाता है बहुत आराम से, बाई अलाउइंग मोर टाइम टू स्टॉप इट। कैसे? ज़्यादा समय लेके उसको स्टॉप किया जाता, कैसे होगा देखिए। सो दैट इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस, ताकि जो खतरा है, इंजरी मतलब होता है चोट फोट, कम लगे। कुछ एग्जांपल है, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। आप जानते होंगे क्रिकेट के बारे में तो सब लोग वाकिफ़ होंगे, राइट। जब क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो आप डायरेक्ट बॉल जब आता है फोर्स से तो उसको डायरेक्ट हाथ लगा के रोक नहीं सकते, थोड़ा क्या करता है बॉल के डायरेक्शन में ही कैच किया जाता है। कैसे? क्रिकेट प्लेयर या फील्डर मूव करता है अपना हाथ पीछे की तरफ कैच करने के लिए फास्ट क्रिकेट बॉल को। कैसे होता है? टू प्रिवेंट इंजरी टू हैंड्स। ऐसे इसलिए करता है ताकि हाथ चोटिल ना हो। तो वी कैन एक्सप्लेन एज फॉलो। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के पास लार्ज मोमेंटम होता है, मास उसका कम लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा, तो मोमेंटम ज़्यादा। इन स्टॉपिंग और कैचिंग दिस क्रिकेट बॉल, तो भाई अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए, कैच करने के लिए उसके मोमेंटम को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि चोट ना लगे। नाउ व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड, जब क्रिकेट प्लेयर अपना हाथ को पीछे खींचता है कैच करने के लिए फास्ट बॉल को, तो देन टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम, तो जो समय लगता है मोमेंटम को कम करने के लिए, टू बॉल इज जीरो इज इंक्रीज, बॉल टू जीरो इज इंक्रीज, जो मोमेंटम को जीरो करने के लिए समय जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? मान लीजिए यहाँ पर हम कैच कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कैच कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट कैच कर दिए तो डायरेक्ट आकर डूब जाएगा बॉल, चोट लगेगा भयंकर। लेकिन उसके मोमेंटम को जीरो करने में थोड़ा समय लेते हैं पीछे खींच के, तो चोट कम लगता है। ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप बॉल, बॉल को स्टॉप करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बॉल का डिक्रीज हो जाता है और स्मॉल फोर्स जो है हाथ पे लगता है प्लेयर के, और प्लेयर का हाथ जो है हर्ट नहीं होता है। हाउएवर क्रिकेट प्लेयर रोकता है फास्ट मूविंग बॉल सडनली, अगर सडनली रोकता है वो स्टेशनरी हाथ को फिक्स करके, तो लार्ज मोमेंटम जो है बॉल का एकाएक जीरो हो जाएगा बहुत कम समय में, जिसके वजह से वो जो पूरा अपना एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देगा हाथ में। मोमेंटम जो क्रिकेट बॉल का बहुत लार्ज होता है और वो एग्जर्ट करेगा लार्ज फोर्स प्लेयर के हैंड पे, और प्लेयर्स हैंड विल गेट हर्ट, और प्लेयर का हाथ चोटिल हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर जो है बॉल को उसके डायरेक्शन में ले गया है, फील्डर मूव्स बैक हिज हैंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करेगा फास्ट मूविंग बॉल ताकि मोमेंटम आराम से जेंटली आराम से कम हो। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आ रहा है बॉलर की तरफ, देख लो रियल लाइफ के एग्जांपल। दिस फोटोग्राफ शो करता है क्रिकेटर फील्डर ड्राइंग बैट अपने हाथ को पीछे खींच रहा है, राइट, ताकि एक्शन जो है हेल्प करता है, ये एक्शन हेल्प करता है फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मोमेंटम को कम करने में। एग्जर्ट लेस फोर्स, और लेस फोर्स हाथ में लगाएगा और इंजरी कम हो जाएगा, राइट। चलिए द केस ऑफ हाई जंपर देखते हैं। जब एथलेटिक्स मीट होता है, मतलब जब खिलाड़ी लोग स्पोर्ट्स पर्सन सब जाते हैं खेलने के लिए, तो हाई जंप एथलीट होता है। एथलीट मतलब खिलाड़ी जो प्रोवाइड आइदर कुशन, उसको कुशन या तो गद्दा इधर दिया जाता है या हीप ऑफ सैंड या बालू का टीला रख दिया जाता है ऑन द ग्राउंड पे, जिसके ऊपर फॉल करेगा। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट इंजरी, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके इंजरी को, चोट होने से बचे। एथलीट व्हेन ही फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप, जब एथलीट हाई जंप करके उस पर गिरे तो बच जाए। हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हाई जंपर गिरता है सॉफ्ट लैंडिंग साइड पे, यानी सॉफ्ट ज़मीन पे गिरता है, चाहे गद्दा पे गिरे चाहे बालू पे गिरे, तो जंपर जो है लंबा समय लगता है उसको स्टॉप होने में। एकाएक स्टॉप नहीं होता। हम लोग गिरते हैं चोट लग जाता है, क्यों लग जाता है? क्योंकि वो ज़मीन हार्ड रहता है और एकाएक हमारा मोमेंटम जीरो हो जाता है, तो ज़्यादा फोर्स लगाता है हमारे पैर में टूट जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है एथलीट का कम हो जाता है, स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स, और स्टॉपिंग फोर्स कम लगता है एथलीट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बालू में पैर धंसते हुए अंदर तक जाता है, तो मोमेंटम के जीरो होने में समय लगता है और एथलीट को हर्ट नहीं होता है। कुशन हो, गद्दा, कुशन मतलब तकिया गद्दा कुछ भी कह लो। सैंड, बालू बीइंग सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, रिड्यूस करता है एथलीट के मोमेंटम को आराम से। हाउएवर ए हाई जंपिंग एथलीट फॉल्स फ्रॉम हाई टू हार्ड ग्राउंड, अगर ये हाई जंपर एथलीट जो होता है अगर फ्लैट ग्राउंड पे कूदे, देन मोमेंटम उसका एकाएक जीरो हो जाएगा वेरी शॉर्ट टाइम में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है लार्ज होगा, ड्यू टू विच लार्ज अपोर्टिंग फोर्स एक्ट होता है एथलीट पे, जिसकी वजह से सीरियस इंजरी हो जाता है एथलीट में, राइट। आगे देखिए एथलीट जंप कर रहा है, हीप ऑफ सैंड, बालू का टीला रख दिया गया है, सॉफ्ट और फ्लूइड लाइक होता है, रिड्यूसेस द लार्ज मोमेंटम, ये लार्ज मोमेंटम को कम करता है फॉल करने पर जो हाई जंपर एथलीट को आराम से, जिसकी वजह से लेस अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है एथलीट की बॉडी पे, इंजरीज आर प्रिवेंटेड, और खतरा को रोका जा सकता। ये भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट हैपन इफ पैसेंजर डू नॉट वियर सीट बेल्ट, अगर पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं
नहीं पहनेगा तो क्या स्थिति होगा। वाइल ट्रैवलिंग इन ए कार, जब कार में ट्रैवल करते हैं तो कार अगर सडनली रुकेगा तो एक्सीडेंट होगा। तो लार्ज फोर्स जो है बॉडी के पैसेंजर का प्रोड्यूस हो जाता है तेज़ी से और डिक्रीज हो जाता है मोमेंटम कैन थ्रो द पैसेंजर, मोमेंटम एक डिक्रीज हो जाता है तो इसीलिए पैसेंजर को फॉरवर्ड यानी आगे के डायरेक्शन में वायलेंटली भयंकर रूप से फेंक देता है और सीरियस इंजरी हो सकता है। राइट। द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, दीज डेज ऑल कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट, आजकल सारे कार में सीट बेल्ट होता है पैसेंजर के लिए ताकि प्रिवेंट करे इंजरी को रोके इन केस ऑफ एक्सीडेंट के केस में। राइट। इन ए कार एक्सीडेंट एक फास्ट मूविंग रनिंग कार स्टॉप सडनली, फास्ट मूविंग रनिंग कार तुरंत रुक जाता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से कार का लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो, वो जीरो हो जाता है बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट टाइम में जीरो हो गया तो स्लाइटली स्ट्रेच्ड सीट बेल्ट, तो ये जो फैलने वाला सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लचीला होता है ना, वो जो पहनता है पैसेंजर ऑफ द कार, इंक्रीज टाइम, वो ऐसे टकराओगे तो सीट बेल्ट पूरा आगे तक टनाएगा तो उसको मोमेंटम को एकाएक जीरो होने से रोकता है और थोड़ा टाइम लगा देता है मोमेंटम को जीरो होने में। राइट। टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर रिड्यूस्ड एंड हेंस लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट ऑन देम, उसमें कम स्टॉपिंग फोर्स लगता है क्योंकि लंबा समय लगता है मोमेंटम को कम होने में। सो पैसेंजर में आइदर नॉट गेट इंजर्ड, तो हो सकता है पैसेंजर को इंजरी हो ही ना, और एट ऑल अगर हो भी तो कम। ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट सीट बेल्ट रिड्यूस करता है पैसेंजर के मोमेंटम को, तो ये ऑब्वियस बात है कि सीट बेल्ट लगाने से पैसेंजर के मोमेंटम को कम किया जाता है आराम से और उसके इंजरी को रोका जा सकता है। चलिए क्वेश्चन हैं, बनाइएगा, सिंपल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको? अगर एक बॉय वियरिंग रोलर स्केट, एक बच्चा रोलर स्केट्स को पहने हुए है, आप रोलर स्केट जानते हैं, ये चक्का वाला चप्पल समझ लो, है ना। स्टैंड्स फेसिंग ए बॉल, एक ये लड़का जो है बॉल की तरफ फेस करके है, पुशेस द बॉल को धकला विथ हैंड्स, अपने हैंड से। द बॉय फाइंड्स हिमसेल्फ मूविंग बैकवर्ड, तो रोलर स्केट्स लगा है तो अपने आप ये जिस ताकत से धकलेगा पीछे अपने आप चल जाएगा। अवे फ्रॉम द बॉल से दूर जाने लगेगा, देखो बॉल को धकला, बॉल से दूर जाने लगेगा। राइट। इट अपीयर्स एज इफ बॉल ऑल्सो पुशेस द बॉय अवे, ऐसा मानो लगता है ना कि दीवार भी उस बच्चा को पीछे धकेल दिया है। एक्चुअली वास्तव में व्हेन द बॉय एक्सर्ट अ फोर्स, जब बॉय फोर्स लगाया दीवार पे बाय पुशिंग इट, धकेल के अपने हाथ से, तो बॉल एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स, दीवार भी इक्वल फोर्स लगा दिया बॉय पर अपोजिट डायरेक्शन में। सही है। बॉय लगा इस डायरेक्शन में, बॉल लगा दिया इस डायरेक्शन में। सिंस बॉय वियरिंग किया है रोलर स्केट्स, बॉय क्या पहन रखा है? रोलर स्केट्स, तो अपोजिट फोर्स जो है, अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल मेक्स हिम मूव, तो अपोजिट फोर्स जो वॉल लगाया, दीवार लगाया, उसको मूवमेंट करा दिया। ठीक है। 26A में आप देख सकते हैं बॉय रोलर स्केट्स पहना है, एक्सर्टिंग कर रहा है फोर्स दीवार पे लेफ्ट साइड में। राइट। वॉल भी, एक दीवार भी फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बॉय, फोर्स ऑन वॉल, बॉल पे कौन लगाया? बच्चा पे कौन लगाया? बॉल। इक्वल फोर्स लगाएगा बॉय पे राइट साइड में। राइट। जिसके वजह से बॉय पीछे की तरफ जाएगा राइट साइड में। इस डिस्कशन से क्या कह सकते हैं कि जब एक बॉय फोर्स लगाया दीवार पे, वॉल भी एक्सर्ट किया इक्वल और अपोजिट फोर्स बॉय पे। ये जस्ट इलस्ट्रेशन था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, मतलब आपको समझाया है कि सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब देख सकते हैं बॉय एक्सर्ट करता है फोर्स दीवार पे, बॉय पर दीवार पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, बट बॉय पीछे चला गया। राइट। आप देख सकते हैं जब व्हेन अ बॉडी और इन्फ्लुएंसेस अनदर बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स, जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर लगाता है फोर्स, वी से दैट फर्स्ट बॉडी इज इंटरेक्टिंग विद द सेकेंड बॉडी, तो हम कहते हैं कि पहला बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है सेकेंड बॉडी के साथ। मतलब कोई पहला बॉडी है दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो इंटरेक्ट होता है, इसको कहते हैं इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जब भी दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन होता है, देयर आर ऑलवेज टू फोर्सेज, तो हमेशा दो फोर्स लगता है। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेगा दो फोर्स लगेगा, दो फोर्स, टू फोर्स कम इन टू प्ले, मतलब दो फोर्स लगता। देखिएगा, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स दैट कम इनटू प्ले, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? यही फोर्स के बताता है। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करता है तो उन दोनों के बीच कौन कौन फोर्स लगता है, यही कौन बताता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब दो बॉडी इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद रखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, जब भी एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाता है अनदर बॉडी पे, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो सेकेंड बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है फर्स्ट बॉडी पे। ठीक है। द एक फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। याद रखना, बड़ा ध्यान से सुनना, जो पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो पहला बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको एक्शन फोर्स कहते हैं। कौन कहते हैं? एक्शन फोर्स। अब मान लो एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी,
ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। अब जो सेकेंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे लगाएगा तो उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या रिएक्शन फोर्स कहते हैं, या सीधा रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, हम तुमको एक चमेटा मारे, तुम भी एक चमेटा मारोगे? प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल था, प्लीज़ गुरु को ना माने आप लोग। प्यारे बच्चों, अपने गुरु पे हाथ ना उठाए, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरु परमेश्वर होता है, सर्वोपरि होता है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। चलिए, मैंने कहा कि अगर आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, राइट? यस सर। ये दूसरा बॉडी, ठीक है? तो पहला बॉडी इस पे जो फोर्स लगाएगा उसको एक्शन कहते हैं, और दूसरा बॉडी जो फोर्स लगाएगा उसको रिएक्शन कहते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन और रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन सिर्फ फोर्स है। वी कैन नाउ राइट, हम लिख सकते हैं अनदर डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। क्या? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज होता है एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। काम खत्म। तो बोलेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है दो डिफरेंट बॉडी पे। ये इस पे लगाए, ये इस पे लगाए, बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ साथ ही होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे और प्रूफ करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और प्रूफ करेंगे एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स को इक्वल और अपोजिट कैसे होता है। देखिए, वी टेक टू सिमिलर स्प्रिंग बैलेंसेस। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस ए और बी ले लिए, ठीक है? देखिए, एक स्प्रिंग बैलेंस ये है, एक बी है, ठीक है? इनको हुक से ज्वाइन करा दिए, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बी अटैच टू द हुक। दूसरा एंड जो है बी का हुक वो अटैच कर दिया, दीवार से फिक्स कर दिया, राइट? लेट अस पुल द फ्री एंड। ये फ्री एंड है, इसको खींचेंगे, है ना? बैलेंस ए टू राइट साइड, इसको राइट साइड खींचिए हमारे हाथ से, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। वी फाइंड दैट, हम लोग क्या देखेंगे, बोथ स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग। इसको अगर खींचे थी, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो देखो स्प्रिंग बैलेंस इस एक्शन था, इसमें ये अटैच है, इधर उल्टा डायरेक्शन रिएक्शन किया क्योंकि दीवार के साथ फिक्स है। इधर 4 इधर 4, है ना? फॉर एग्जांपल इन फिगर 20 बोथ स्प्रिंग बैलेंस शो करता है सेम फोर्स 4 न्यूटन का। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम पुल किए बैलेंस ए को, तो इस इसने कितना फोर्स लगाया, 4 न्यूटन। बैलेंस बी पर 4 न्यूटन लगा दिया, तो बैलेंस बी भी खींचा बैलेंस ए को इक्वल फोर्स के साथ 4 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे शब्दों में, जब बैलेंस ए एक फोर्स लगाया बैलेंस बी पर, है ना, तो बैलेंस बी भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया बैलेंस ए पर। सिंस बोथ स्प्रिंग बैलेंस, दोनों स्प्रिंग बैलेंस शो करता है सेम रीडिंग 4 न्यूटन 4 न्यूटन, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। फिगर 28 हम लोग क्या कहते हैं कि एक्शन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक्शन फोर्स अगर ईस्ट में लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स वेस्ट में लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कोई दिक्कत? ये जो देख रहे हैं आप, क्लास 11th में जाइएगा तो एक टॉपिक आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए, एक्शन और रिएक्शन एक्ट करता है दो डिफरेंट बॉडी पे। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। सपोज एक बॉक्स है, रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है? बॉक्स इज एक्सर्टिंग एन डाउनवर्ड फोर्स। जब ग्राउंड पे भी रेस्ट करेगा तो बॉक्स एक अपने वेट से ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, जो वेट ऑफ एक्शन कहलाएगा। सही है? यस सर। ये वेट ऑफ एक्शन कैसे होता है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है? A weight on the ground. The downward weight of the box is balanced by equal upward force supplied by the ground. अच्छा, नीचे का जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है किसका? इस ब्लॉक का, इस बॉक्स का ग्राउंड पे, तो इसको बैलेंस करेगा ग्राउंड। जो इस बॉक्स पे फोर्स लगाएगा इसको रिएक्शन फोर्स करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है? जो सप्लाई करेगा कौन? ग्राउंड। नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द बॉक्स इज एक्शन। बॉक्स लगाया एक्शन फोर्स अपने वेट की वजह से, तो ग्राउंड भी लगाया फोर्स एक्सर्टेड किया ग्राउंड बॉक्स के ऊपर, रिएक्शन फोर्स, और ये बॉक्स पे एक्ट किया। सिंस बॉक्स जो है इक्विलिब्रियम अंडर, इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट है, कहीं जा नहीं रहा, ना आगे पीछे ना ऊपर नीचे। अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स के एक्शन में इक्विलिब्रियम में, ये इक्वल फोर्स के एक्शन पे इक्विलिब्रियम मतलब एक जगह है, ठीक है? यस सर। इफ नाइदर गोज अप नॉर गोज डाउन, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। एक्शन ऑफ द बॉक्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, मतलब एक्शन जो लग रहा है वो पक्का इक्वल अपोजिट होगा रिएक्शन के, ठीक है? यस सर। इट इज ऑब्वियस दैट एक्शन ऑफ द बॉक्स एक्ट ऑन द ग्राउंड। बॉक्स का एक्शन ग्राउंड पे लग रहा है, रिएक्शन जो है ग्राउंड का बॉक्स पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। बॉक्स जो है एग्जर्ट करता है एक्शन ग्राउंड पे, और ग्राउंड जो है रिएक्शन किस पे? बॉक्स पे। सही है? यस सर। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का देखिएगा ध्यान से। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हमारे एवरीडे लाइफ का जो इलस्ट्रेट करेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत? देखिए, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं, आखिर क्या रीजन है? व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं, आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जब भी हम चलते हैं देखते हो पीछे वाला पैर से तुम पुश करते हो ग्राउंड को, राइट? एंड रिटर्न, तो हम क्या करते हैं? एक्शन फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, पुश करते हैं।
ग्राउंड पुश करता है हमारे फुट को फॉरवर्ड आगे की तरफ, रिएक्शन फोर्स, कोई दिक्कत? तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। तो ये जो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो ग्राउंड पुश करता है हमको, उसी की वजह से हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए ये हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं तो इससे फोर्स जो है ग्राउंड पे लगा, एक्शन हम पुश किए, ग्राउंड भी हम पे लगाया फोर्स ऑन फुट, फुट पे रिएक्शन, मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, मैन वॉक कर रहा है, राइट? यस सर। इफ़ हाउएवर द ग्राउंड इज स्लिपरी, अगर ग्राउंड बहुत स्लिपरी हो, तुम जानते हो जब लगाते हो तो पीछे की तरफ पैर स्लिप कर जाता है, राइट? और इफ़ देर इज ऑल आइस, हर जगह आइस ही हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, तो वहाँ पर भाई टहलना या चलना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, ऐसा इसलिए होता है स्लिपरी ग्राउंड या आइस जो होता है, द फ्रिक्शन इज मच लेस, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट ए बैकवर्ड एक्शन, तो हम लोग पीछे की तरफ एक्शन नहीं लगा सकते हैं स्लिपरी ग्राउंड पे या आइस पे, विच विल प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हम पे लगाता, तो हम एक्शन लगाए नहीं तो वो रिएक्शन दिया नहीं, इसीलिए वहाँ पर स्लिपरी ग्राउंड सरफेस पे चल नहीं पाए। लेट अस डिस्कस द केस ऑफ स्विमर नाउ, स्विमर का केस डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, स्विमर क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ पुश करता है अपने हाथ से, राइट? और अप्लाई फोर्स ऑन द वाटर बैकवर्ड, यानी फोर्स पे पीछे की तरफ पानी लगा, फोर्स लगा रहा है अपने हैंड से और फिट से, टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। इट इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स विच पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, यानी पानी पे हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे की तरफ, पानी हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट? हम पैर से लगा रहे हैं तो वो भी लगाएगा हमारे पैर पे, वहाँ से लगा रहे हैं तो वो भी हमारे हाथ पे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग आगे मूव करते हैं, नहीं तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा हुआ है कि पानी में तुम कूद गए और तैरने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ नोट दैट द एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, लेकिन डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन, लेकिन वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा दो बडीज़ पे ऑन विच दे एक्ट, जिस पे एक्ट होता है। जैसे मान लो दिस इज बिकॉज दो बडीज ऑन विच एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्ट एक्चुअली यूजुअली हैव डिफरेंट मासेस, क्योंकि दोनों बडी के पास जो एक्शन रिएक्शन फोर्स वाला बडी होता है सबका मास अलग अलग होता है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होता है, क्योंकि बराबर F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उस फॉर्मूला से आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन अलग अलग क्या होगा, क्योंकि मास अलग अलग होता है, राइट? सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, जिसके पास मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जबकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कम बॉडी में जिसके पास मास ज़्यादा होगा, राइट? ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। रिक्वाइल ऑफ ए गन, गन जो पीछे की तरफ रिक्वाइल करता है फायर करते समय, यानी पीछे की तरफ जो झटका मारता है उसको देखते हैं। रिक्वाइल ऑफ गन मीन्स सडन बैकवर्ड मूवमेंट, एकाएक जो पीछे की तरफ मूवमेंट होता है जिसको हम लोग जर्क कहते हैं, राइट? झटका, गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जब बुलेट फायर होता है तो गन पीछे की तरफ झटका मारता है, सुने हो ना? देखिए कैसे। वाई द गन्स रिक्वाइल, भाई सुना होगा कि राइफल जो चलाता है उसमें देखता होगा कंधा पे लेकर राइफल चलाया जाता है, ऐसा इसलिए चलाया जाता है कि वो रिक्वाइल करता है, पीछे की तरफ मारता है, वो झटका मारेगा तो हाथ में इंजरी हो सकता है, राइट? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब भी बुलेट को यानी गोली जब निकलता है गन से, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड, वह फोर्स जो बुलेट को फॉरवर्ड यानी आगे के डायरेक्शन में सेंड करता है वो इक्वल होता है फोर्स जो सेंडिंग द गन बैकवर्ड, जो गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में सेंड करता है। देखिएगा बुलेट पे एक्शन फोर्स लग रहा है तो गन पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, बट ड्यू टू हाई मास ऑफ गन, गन का मास ज़्यादा होता है इसीलिए इट मूव्स ओनली लिटिल डिस्टेंस, ये थोड़ा ही डिस्टेंस पीछे जाता है, ऐसा नहीं कि बुलेट की तरफ पीछे चल जाएगा, राइट? गिव्स अ बैकवर्ड जर्क, को पीछे की तरफ जर्क देता है, किक देता है शोल्डर पे गनमैन के जो गोली चलाता है उसका, राइट? डायग्राम शो करता है एक्शन और रिएक्शन जब बुलेट फायर्ड होता है गन से, गन इज सेड टू हैव रिक्वाइल, तो गन को रिक्वाइल कहते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? देखिए तो हम देखेंगे फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन और रॉकेट्स का देखेंगे कंसेप्ट। जेट एरोप्लेन यूटिलाइज करता है कौन सा प्रिंसिपल, एक्शन और रिएक्शन का प्रिंसिपल। मॉडर्न आजकल का जो जेट एयरक्राफ्ट है हॉट गैस उसके अंदर रहता है, ऑब्टेन्ड बाय रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रस, उसके अंदर क्या होता है तेज़ी से जलता है उसका ईंधन, ठीक है ना, और वो क्या करता है बाहर निकलता है जेट, एक नोजल के सहायता से बाहर निकलता है नोजल एट द रेयर एंड, पीछे की तरफ, बैक एंड का मतलब रेयर एंड रहता है, ठीक है ना, ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ए ग्रेट स्पीड, तो इसके अंदर जो फ्यूल जलता है उसका जो धुआं होता है, ठीक है ना, जिसको हम हॉट गैस कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये तेज़ी से बाहर निकलेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, तो इधर का जो एटमॉस्फेयर है पुश ऑन द गैसेस होता है, ये बाहर निकलता है तो इस पर फोर्स भी तो लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में, इसे फोर्स लगाता, तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन बैकवर्ड गोइंग गैसेस, ये जो पीछे गैस जा रहा है उस पर फोर्स भी लगाता है पीछे की तरफ, जो पुश करता है एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे डायरेक्शन में ग्रेट स्पीड से, राइट? डिफ्लेटिंग बैलून डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जेट इंजन। आप जेट इंजन को समझना चाहते हैं तो आप एक बैलून के अंदर भर दीजिए और उसको पीछे से खोल दीजिए, देखिए कैसे स्पीड में हो जाता है, उसी प्रकार का कंसेप्ट ये होता है। जेट एरोप्लेन इंजन बैकवर्ड फोर्स लगाता है, एग्जॉस्ट करता है गैसेस को, है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल के बनने से, तो बैकवर्ड रसिंग एग्जॉस्ट गैस, ये जो गैस है जलता हुआ निकलता है बाहर,
फॉरवर्ड फोर्स देता है इंजन को, जो एरोप्लेन को मूव कराता है फॉरवर्ड, राइट। देखिए, वी कैन डिमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जेट इंजन बाय यूजिंग ए बैलून फिल्ड विद कंप्रेस्ड गैस एज एयर। हम लोग दिखा सकते हैं कैसे जेट इंजन काम करता है बैलून में हवा भर के। अगर बैलून को फिल कर दिया जाए कंप्रेस्ड एयर से और माउथ अनटाइड इज रिलीज, जैसे उसका माउथ को खोलोगे, है ना, इसका माउथ ऑन द लेफ्ट साइड, तो माउथ जो लेफ्ट साइड में, बैलून मूव्स वेरी फास्ट फॉरवर्ड राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में खोलोगे तो राइट साइड में बैलून जाएगा। इसका मतलब है कि बैलून फ्लाइज ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एस्केपिंग एयर। जिधर हवा निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलून जाता है। यहाँ कंप्रेस्ड एयर प्रेजेंट इन बैलून रसेस टू द लेफ्ट साइड विद अ ग्रेट स्पीड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर जो है बैलून के पीछे की तरफ जा रहा है हाई स्पीड से, राइट। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द लेफ्ट गोइंग एयर पुशेस बैलून टू द राइट साइड। इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो है, लेफ्ट जाने वाला बैलून पुश करता है एयर को राइट साइड में जाने के लिए। प्लीज नोट दैट इन्फ्लेटेड बैलून, फूला हुआ बैलून इज रिलीज, जब छोड़ोगे माउथ इज विथ हिज माउथ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माउथ उसका छोड़ोगे, देन इट विल मूव अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ जाएगा रॉकेट की तरह, राइट। इन दिस केस एयर आउट ऑफ द बैलून, बैलून से निकलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इक्वल और अपोजिट रिएक्शन डाउनवर्ड गोइंग एयर, जो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो है बैलून पर लगता है, कौन लगाता है? एयर जो नीचे जा रहा है। अब बट वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट का केस डिस्कस करते हैं। रॉकेट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। रॉकेट भी एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन अ रॉकेट द हॉट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड बर्निंग। भाई रॉकेट के अंदर भी हॉट गैस जो है उसके अंदर फ्यूल जलने से निकलता, जेट बॉटम से निकलता है नीचे तली से, रॉकेट भाई हाई से बहुत तेजी से निकलता है। द इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है डाउनवर्ड गोइंग गैसेस, ये जो नीचे जा रहा है गैस, ये गैस जो होता है उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है रॉकेट को, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन ग्रेट स्पीड के साथ। प्लीज नोट दैट ए रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इवन इन वैक्यूम। याद रखना, जहाँ हवा नहीं भी हो वहाँ भी रॉकेट अपने आप को पीछे की तरफ क्या लगाता है, गैस को रिलीज करता है, तो गैस उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो रॉकेट ऊपर जाएगा। जहाँ एयर हो चाहे नहीं हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटर स्पेस में भी लगाता है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एयर फॉर ऑब्टेनिंग अपटिप, क्योंकि इसको एयर की जरूरत नहीं है ऊपर जाने के लिए। फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल, उसका बर्निंग जो फ्यूल है वही उसके लिए सफिशियंट है, जो जल निकलेगा तो ऊपर ले जाएगा उसको, एक्शन रिएक्शन कंसेप्ट से। दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, लेकिन जेट एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता है। जेट एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई इन आउटर स्पेस। जेट एयरक्राफ्ट आउटर स्पेस में नहीं जा सकता है, वेयर देयर इज़ नो एयर, जहाँ पे एयर ना हो, क्योंकि उसको एयर की ज़रूरत पड़ती है अपलिफ्ट करने के लिए। जब फ्यूल बर्न करता है तो एयर पे ही फोर्स लगाता है, तो एयर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाता है। जेट क्राफ्ट एटमॉस्फेयर में उड़ता है और ये रॉकेट एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड में, ठीक है। बोट और शिप का हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बोट और शिप का क्या कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द रोइंग ए बोट, जब हम लोग बोट को रॉ करते हैं, मतलब बोट नाव खेवते हैं, राइट, नाव चलाते हैं, तो बोटमैन जो नाविक होता है पुश करता है वाटर को पीछे की तरफ, ओर्स मतलब देखते हो धार को पीछे की तरफ। द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट पुश, तो वाटर भी इक्वल और अपोजिट पुश लगाता है बोट पे, जो कि बोट को मूव कराता है फॉरवर्ड, राइट। इन फैक्ट वास्तव में हार्डर द बोटमैन जितना हार्डर पुश करेगा, बोटमैन जितना हार्डर पुश करेगा वाटर को, ओर्स को, ग्रेटर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा वाटर भी बोट के ऊपर और आगे उसको चलाएगा, राइट। वूमेन देखो पुश कर रही है वाटर को बैकवर्ड, ओर्स है ना, ओर्स के साथ, ओर्स मतलब ये होता है लकड़ी का बना। द बैकवर्ड गोइंग वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो जो पीछे की तरफ वाटर जा रहा है वो वाटर क्या कर रहा है, आगे की तरफ पुश कर रहा है, जो बोट को आगे मूव करा रहा है। आप देख सकते हैं कॉमन एक्सपीरियंस में आप देखते होंगे, जब एक मैन जंप करता है बोट से बैंक पर, नदी के किनारे, जब मतलब बोट से किनारे पर जंप करता है तो तुम देखोगे बोट पीछे की तरफ अपने आप चल जाता है। बात सही है? ऐसा इसलिए होता है, व्हेन टू स्टेप आउट ऑफ द बोट, बोट से बाहर निकलने में, द मैन प्रेस द बोट, मैन क्या किया, देखो अपने पैर से प्रेस कर दिया बोट को, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पुश आउट ऑफ द मैन ऑन द बोट इज द एक्शन फोर्स, तो मैन जो पुश आउट किया इसको वो एक्शन था, तो बोट भी इक्वल फोर्स इस पर लगा देता है ना, मैन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसके वजह से मूव फॉरवर्ड इसी आदमी आगे चला जाता है। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोट, ये फोर्स बोट एक्सर्ट किया मैन पर, रिएक्शन फोर्स था। सिंस बोट इज फ्लोटिंग इन वाटर, पानी पे जानते हो कि बोट फ्लोट करता है, वो फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए बैकवर्ड वो चला जाता है। किसके फोर्स के वजह से? एक्शन फोर्स मैन की वजह से, ठीक है। देख सकते हैं मैन लगाया बोट के ऊपर, एक्शन था, बोट लगाया मैन के ऊपर, रिएक्शन। अब देख सकते हैं आप। अदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हेन बोटमैन वांट्स टू टेक द बोट अवे, जब बोटमैन दूर ले जाना चाहता है बैंक से, जैसे कभी कभी बोट नाव के किनारे लगा, नदी के किनारे लगा रहता है, नाव लगा रहता है, तो तुम देखो जब नाव चलाने वाला होता है पहले तो हुक हटाता है और क्या करता है, लाठी से किनारे पर दबाता है, किनारे पर दबाता है तो पानी में नाव जाती है, राइट। फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर ही सिट्स इन द बोट, बोट में बैठ के पुश करता है रिवर के किनारा को अपने ओर के सहायता से, लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। जब बॉटम
बोटमैन एग्जर्ट करता है फोर्स एक्शन ऑफ द बैंक, बैंक पे एक्शन लगा के, तो बैंक भी एग्जर्ट करता है इक्वल फोर्स रिएक्शन का बोट पर, तो बोट पानी में चला जाता है, वो सवे दूर चला जाता है। प्रोपेलर्स ऑफ शिप, शिप का प्रोपेलर्स होता है, प्रोपेलर्स मतलब जहाज बड़ा बड़ा जो होता है उसे प्रोपेलर होता है, जो पीछे की तरफ क्या निकालता है, मतलब उसकी तरफ पानी निकालता है। प्रोपेलर्स का काम क्या है, दे एग्जर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन वाटर। प्रोपेलर्स बड़ा बड़ा पंखा होता है उसके अंदर लगा हुआ शिप के नीचे, वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से पानी को नीचे की तरफ फेंकता है ना। इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी पानी लगाता है शिप पर, शिप आगे मूव करता है, कोई दिक्कत। आप केस देखिए हॉस पाइप, हॉस पाइप क्या होता है, When firemen are directing a powerful stream of water on fire from a hose pipe, तुम देखता होगा इन दमकल का नाम सुना होगा, फायर ब्रिगेड है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हॉस पाइप होता है, वो जो फायर ब्रिगेड का आदमी होता है वो हाथ से रखता है पाइप को, वो 3-4 आदमी मिलकर पकड़ता है, क्योंकि बहुत मेटल भारी होता है और बहुत फोर्स से पानी निकलता है, राइट। तो कहता है जब पावरफुल स्ट्रीम धारा निकलता है फायर के ऊपर जब पानी मारता है वो, दे हैव टू होल्ड द होस पाइप स्ट्रांगली, तो उसको होस पाइप को जिससे पानी निकलता है उसको स्ट्रांगली पकड़ना होता है। और फिर टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, क्योंकि उस होस पाइप का टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो पानी जब आगे निकलेगा तो रिएक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे जाएगा। बैकवर्ड मूवमेंट जो है होस पाइप का इज ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी रिएक्शन लगाएगा, रशिंग थ्रू इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए ग्रेट स्पीड। अब उससे ग्रेट स्पीड में पानी निकल रहा है तो वो पानी पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा, तो हॉर्स पाइप पीछे जाएगा, इसलिए ताकत से पकड़ने की जरूरत पड़ती है। केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, कैसे देखिए घोड़ा गाड़ी खींचता है, देखिए ध्यान से। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, लेट अस अप्लाई द थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हैं और रिएक्शन टू द सिचुएशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, जब घोड़ा कार्ट को खींचता है, टांगा को, है ना। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहता है, हॉर्स लगाता है फोर्स कार्ट के ऊपर, सही बात है। तो कार्ट भी लगाएगा इक्वल अपोजिट फोर्स किसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर। तो पहला नज़र में ऐसा महसूस होता है फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, तो जैसे लगता है कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो पहले नज़र में ऐसा लगता है कि ये जितना लगेगा उतना ही, दोनों तो एक दूसरे अपोजिट लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर घोड़ा गाड़ी तो रुका रहना चाहिए, तो फिर ये घोड़ा कैसे बढ़ जाता है आगे, देखिएगा। कैंसिल आउट एंड हेंस द कार्ट वुड नॉट मूव, अगर कैंसिल आउट हो जाएगा एक एक्शन एक रिएक्शन, क्योंकि एक्शन रिएक्शन से इक्वल होता है, तो बॉडी स्थिर रहता है, स्टेशनरी रहता है, ऐसे कैसे होता है देखिए। But it should not be noted that it is only the force on the cart which determines whether the cart will move or not। कहता है कि याद रखिए, but it should be noted, ये याद रखना नोट वाली बात है, that it is only the force on the cart, ये कार्ट के ऊपर का फोर्स है जो बताता है कि कार्ट मूव करेगा कि नहीं, and that the force exerted by the cart on the horse, और कहता है ये जो कार्ट घोड़ा के ऊपर लगा रहा है affect the horse alone, वो सिर्फ घोड़ा को ही इफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर घोड़ा लगा रहा है इनफ फोर्स ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट, द कार्ट विल मूव। घोड़ा के पास इतना ताकत है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करके आगे ले जाएगा। तो एक्शन रिएक्शन तो लग ही रहा है, तो कैंसिल आउट करिए, लेकिन घोड़े के पास स्ट्रेंथ है, वो क्या कर रहा है, इसके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है, तो आगे बढ़ेगा। ये इधर पुश ज़्यादा है, हम क्या बताए थे, अगर हमारे बॉडी का एक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी मूव कर जाएगा रिएक्शन फोर्स से, यानी फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो, राइट, इसीलिए मूव करता है ना। सो टू मेक द कार्ट मूव, कार्ट को मूव कराना है, द हॉर्स बेंड्स, तो घोड़ा क्या करता है, झुक जाता है ना। टू मेक द कार्ट मूव हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है, प्रेसेस द ग्राउंड, ग्राउंड को अपने फिट से ही प्रेस करता है। यहाँ भी देखो एक्शन रिएक्शन लग रहा है, एक तो कार्ट पे लग रहा है तो कार्ट इक्वल लगा रहा है, ठीक है। अब घोड़ा भी तो अपना रिएक्शन लगा रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा है। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश, आगे का रिएक्शन होता है पीछे लगने की वजह से, राइट। हॉर्स इज ग्रेटर दैन अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो हॉर्स क्या करता है, वो ज़्यादा ताकत लगाता है फ्रिक्शन फोर्स से और कार्ट मूव कर जाता है, राइट। फॉरवर्ड एंड कहता है कि हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड विथ हिज फीट, घोड़ा आगे की तरफ झुक के अपने फिट से ग्राउंड को पुश करता है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड पुश, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है आगे घोड़ा बढ़ता है, क्योंकि बैकवर्ड पुश हुआ है, हॉर्स का ग्रेटर है किसके, अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स से, अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है व्हील्स के ऊपर, तो कार्ट मूव करता। इन ऑल एबव एग्जाम्पल, दो इंटरेक्टिंग बडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दो इंटरेक्टिंग बडी होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है एक दूसरे के। देखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट टू बॉडीज़ कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अदर ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। कहता है कि जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सटा रहेगा तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। कुछ केसेस में दो बॉडी एक्सर्ट करता है फोर्स एक दूसरे के ऊपर, अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी।
है ना। इंट्रैक्शन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। इंट्रैक्शन तब भी हो सकता है जब दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में ना हो। ऑल ऐसे केसेस में फोर्स जो होता है एक्शन रिएक्शन का इक्वल अपोजिट ही होता है। एग्जाम्पल, एक मैग्नेट इंटरेक्ट करता है ना, एक पीस ऑफ आयरन के साथ, टुकड़ा के साथ लोहा का, एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन इट इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। भाई मैग्नेट और लोहा दूर रहता है फिर भी तो फोर्स लग ही जाता है। मैग्नेट एग्जर्ट करता है एक फोर्स आयरन पर और आयरन पीस एग्जर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स मैग्नेट के ऊपर भी। इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब, और कंघी को हम बाल में रगड़ते हैं तो पेपर भी देखते हो दूर से ही चिपक जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब, ये जो कंघी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, पीस ऑफ पेपर एग्जर्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी पेपर पीस भी लगाया अपोजिट फोर्स उसके ऊपर। इंट्रैक्शन बिटवीन अ फॉलिंग स्टोन, गिरता हुआ पत्थर और अर्थ टेक्स प्लेस थ्रू दाउ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तुम देखते हो पत्थर ऊंचा ही रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, फिर भी अर्थ खींच लेता है ना उसको। तो अर्थ के ऊपर वो जो है ना, क्या नाम है, पत्थर भी उतना ही अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, राइट। द स्टोन फोर्सेस कम इन टू प्ले व्हाइल द अर्थ पुल्स द स्टोन्स डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ क्या करता है, ग्रेविटी फोर्स से पत्थर को नीचे खींचता है। द स्टोन ऑल्सो पुल्स द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, तो पत्थर को अर्थ खींचता है तो अर्थ को पत्थर भी खींचता होगा, लेकिन उसका फोर्स कम है, इसीलिए अर्थ का फोर्स ज़्यादा है तो खींचा जाता है कौन, पत्थर। फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फोर्स इज ऑलवेज अकर इन पेयर्स, फोर्स हमेशा जोड़ा में ही अकर होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंसर्न दीज पेयर्स ऑफ फोर्सेस, और न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही फोर्सेस के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से देखिए क्या है। कंजर्व का मतलब होता है फिक्स, बचा के रखना। कैसे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पर है कि मूविंग बॉडी के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हम टेक एग्जांपल लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग टर्म कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है। देखिए, सपोज स्पीडिंग ट्रक, एक बहुत रफ्तार में ट्रक आ रहा है, फास्ट मूविंग ट्रक है, हिट स्टेशनरी कार, रुका हुआ कार को टक्कर मार दिया, जिसके वजह से कार ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। टक्कर मारेगा तो कार भी आगे बढ़ जाएगा। नाउ इन दिस कोलिजन, इस टकराव में वेलोसिटी जो था ट्रक का वो कम हो गया, क्योंकि जैसे कार से टकराया तो ट्रक तो थोड़ा कमेगा, लेकिन वेलोसिटी जो कार का था वो बढ़ गया। ड्यू टू दिस, इसके वजह से क्या हुआ, मोमेंटम जो था ट्रक का वो कम गया एंड मोमेंटम जो था कार का वो बढ़ गया। इसमें क्या मिला, क्या पता चला कि इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ कार का जो मोमेंटम बढ़ा इक्वल था जितना डिक्रीज हुआ मोमेंटम ट्रक में। भाई ट्रक कमा तब तो कार में बढ़ा, राइट। जितना ट्रक में कमा उतना ही कार में बढ़ गया, जितना कार में बढ़ा उतना ही ट्रक में। सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। तो मतलब जितना उसका टोटल मोमेंटम अगर बात करें तो कोई लॉस नहीं हुआ। कैसे? जितना उसका कमा उतना इसका बढ़ा। ये कब हुआ, जब दोनों टकराया तब हुआ। द मोमेंटम लॉस बाय ट्रक हैज़ बिन गेन बाय द कार। जो मोमेंटम ट्रक लॉस्ट किया था, खोया था, वो कौन गेन कर लिया, कार। दिस इज एन इलस्ट्रेशन, ये एक इलस्ट्रेशन है, समझाएं, उदाहरण है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, यानी मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम कैसे टोटल फिक्स रहता है, ख़त्म नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक्ट करता है एक दूसरे के ऊपर तो दो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, रिमेंस कांस्टेंट, कंजर्व रहता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, अगर उस पर कोई उसके अलावा कोई फोर्स एक्ट ना करे। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पर एक्ट करता है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसके याद रखिएगा, बस उसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट ना करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मीन्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वन बॉडी गेन्स मोमेंटम, जब कोई बॉडी एक बॉडी मोमेंटम गेन करता है तो दूसरा पक्का लॉस करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टडीड, इस लॉ को हम कह सकते हैं मोमेंटम नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मोमेंटम ना को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इन अकॉर्ड विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। विच से दैट, जो कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है। अब हम एग्जांपल लेंगे, प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए दो बॉडी है ना, एक ट्रक है और एक कार है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, बट विथ डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटी या स्पीड जो मानो अलग अलग है। फिगर 41A में देख लीजिए, मास का जो ट्रक का है m1 मान लिए, वेलोसिटी ट्रक का u1 है, इनिशियल मोमेंटम कितना होता है m1 u1 हो जाएगा, क्यों, इसका मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 हो जाएगा मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा m2 u2। कार जो है उसका मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2। टोटल मोमेंटम देखो, शुरुआत में दूर दूर है, डिस्टेंस है, ये आगे मूव कर रही, पीछे टकराया, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसका मोमेंटम कमेगा,
और इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अच्छा देखो कार M1 M2 था, अब देखो U1 चल रहा था लेकिन टकराने के बाद V1 से चल रहा है, U2 से चल रहा था टकराने के बाद V2 से चल रहा है, यानी अलग हो गया वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन टकराव से पहले देखो M1 U1 प्लस M2 U2 टोटल मोमेंटम हो गया इस पूरे बॉडी का, ठीक है। टकराने के बाद M1 V1 M2 V2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए सपोज ट्रक कोलाइड किया शॉर्ट टाइम टी के लिए, ड्यू टू कोलिजन वेलोसिटी जो था ट्रक का और कार का चेंज हो गया, वेलोसिटी ट्रक का V1 हो गया और वेलोसिटी कार का V2 हो गया। टोटल मोमेंटम जो है कोलिजन के बाद M1 V1 हो गया किसका, ट्रक का, M2 V2 हो गया किसका, कार का। टोटल मोमेंटम कितना हो गया, M1 V1 M2 V2। सपोज ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान क्या हुआ, ट्रक पे एक फोर्स लगाया F1 कार के ऊपर, इन टर्न कार भी एक फोर्स लगाया F2 ट्रक के ऊपर। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F1 और F2 का, देखिएगा। अच्छा जब फोर्स F1 ट्रक पे एक्ट कर रहा था टी टाइम के लिए, तो वेलोसिटी कार का चेंज हुआ U2 से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, V2 माइनस U2 बाई टी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये है, ठीक है। जब फोर्स F2 लगेगा तो देखो A1 यहाँ था एक्सेलरेशन, है ना, कब जब ट्रक टी टाइम के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, U1 से V1 हो जाएगा, तो V1 फाइनल U1 इनिशियल बाई टी एक्सेलरेशन, फोर्स देखो M है ना। अब देखो अच्छा दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, तो F1 जो होगा F2 की निगेटिव होगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया F2 का और F1 का डाले, यहाँ से आगे M1 VU1 प्लस M2 U2, M1 U1 प्लस M2 U2, क्योंकि कोलिजन से पहले है बराबर कोलिजन के बाद, देखो दोनों इक्वल है, मतलब रिप्रेजेंट करता है टोटल मोमेंटम ट्रक और कार का जो था कोलिजन से पहले ये था, और रिप्रेजेंट करता है कि ट्रक और कार आफ्टर कोलिजन, इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल रहता है। ये ऑब्वियस है कि टोटल मोमेंटम दो बॉडी का बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम है, इसका मतलब है मोमेंटम दो बॉडीज का हमें कांस्टेंट रहता है। रिजल्ट प्रूफ करता है कंजर्वेशन मोमेंटम को, सही है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या है, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि रॉकेट और जेट एरोप्लेन वर्क करता है प्रिंसिपल एक्शन रिएक्शन पर, ठीक है। हम डिस्क्राइब करेंगे वर्किंग रॉकेट का और जेट एरोप्लेन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से। केमिकल जो अंदर होता है रॉकेट के वही बर्न होता है, प्रोड्यूस करता है हाई वेलोसिटी ब्लास्ट ऑफ हॉट गैस। हॉट गैस क्या करता है, ब्लास्ट करता है, तो वही हाई स्पीड देता है, एग्जॉस्ट करता है। तो दीज गैसेस पास आउट, ये गैसेस निकलता है नोजल टेल यानी पूंछ के किसके पूंछ से, उसके पूंछ से। नोजल जो जिसको कहते हैं रॉकेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रिमेंडस स्पीड वेलोसिटी देता एंड रॉकेट मूव करता है ऊपर, है ना, अप टू बैलेंस द मोमेंटम ऑफ द गैस, ताकि वो मोमेंटम जो है गैस का बैलेंस कर सके। ऑल दो द मास ऑफ गैसेस इमिटेड इज कंप्लीटली स्मॉल, मास जो होता है गैस का वो कम ही होता है, बट दे हैव अ हाई स्पीड वेलोसिटी, उसके पास स्पीड ज़्यादा होता है और इसी वजह से मोमेंटम ज़्यादा होता है। इक्वल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जितना मास गैस का निकला उतना स्पीड ज़्यादा से निकला, मोमेंटम ज़्यादा था, तो उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को दे दिया, राइट। सो इन स्पाइट ऑफ दिस लार्ज मास, इतना मास इतना हैवी होने के बावजूद रॉकेट बहुत ऊपर जाता है। देखिए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, रॉकेट किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, जेट एरोप्लेन भी काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। कहता है इन जेट एरोप्लेन लार्ज वॉल्यूम होता है गैस का, बात सही है, जो कि प्रोड्यूस होता है कंबसन होने जलने की वजह से उसके फ्यूल को, जो कि उसको एस्केप कराता है थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन में, सही है। हाई स्पीड जो वेलोसिटी होता है बैकवर्ड रशिंग गैसेस का, पीछे की तरफ जो गैस निकल रहा है उसके पास लार्ज मोमेंटम होता है, वो ये मोमेंटम क्या करता है, इम्पार्ट कर देता है, दे देता है इक्वल अपोजिट मोमेंटम जेट एरोप्लेन को, जिसके वजह से विच द जेट एरोप्लेन मूव्स फॉरवर्ड, इसकी वजह से जेट एरोप्लेन आगे मूव करता ग्रेट स्पीड से, राइट। तो वी कैन ऑल्सो से दैट रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या रॉकेट हो या जेट हो ये किसके मोमेंटम पर काम करता है। अच्छा बताओ, जितना मास होगा गैस का उतना वेलोसिटी होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम। जितना निकला उतना ही तो दिया, तो दोनों इक्वल रहेगा ना, तो मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है। जितना ही निकला उतना ही तो उसको दिया, वो भी तो मोमेंटम ही था, तब तो उसका स्पीड उतना हुआ, तो मोमेंटम था, क्या होता है, मोमेंटम। अच्छा तुमको पता है कोई भी गाड़ी तुमसे आके स्पीड में टकराती है, तुम खतरनाक स्थिति क्या हो जाता है, तो कोई भी आदमी को एक्सीडेंट होता है, तुम देखते हो स्लो आके कार तुरंत टकरा जाएगा, उतना खतरनाक स्पीड होगा, लेकिन स्पीड में आता है तो क्या होता है, मोमेंटम। अच्छा हाथी धीरे धीरे चलता है, लेकिन टकरा जाएगा तुम्हारा गर्दा उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हाथी में मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम तब तो ज़्यादा है। ट्रेन ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता है, लेकिन आदमी ट्रेन का वेट ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, तभी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ के होते हैं, इसी को क्या करते हैं लोग एग्जैजरेट करके यूट्यूब पर बनाया जाता है, समझ लो। तो ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं पढ़ना ही है आपको, तो मतलब आप देख लीजिए
लीजिए क्या ट्रेन से टकराने के बाद आदमी का परखच्चा क्यों उड़ जाता है? इसलिए क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। अब मास तो है, ये वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम और ज़्यादा, राइट। अच्छा, रुका हुआ कार से हम टकराते हैं तो कुछ नहीं होता। ऐसा क्या कारण है भाई? उसके पास मोमेंटम कम है, स्थिर है, यानी मोमेंटम जीरो हो जाए। पी मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, मोमेंटम जीरो तो काम खत्म भाई, टकराएगा कुछ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्पीड ट्रेन, बस ट्रेन, टेम्पो ट्रक कुछ भी आ रहा है, समझ रहे हो, उसका मास ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, टकराएगा खत्म हो जाएगा, समझ रहा है? यस। अब मान लो कि हम दोनों क्या करें, कागज़ से मारे, कितना ही मोमेंटम हो तो क्या हो, कि मोमेंटम ज़्यादा, कागज़ का वेट क्या है, कम है, कैन के वेट पर निर्भर करता है। कागज़ से मारे थोड़ा चोट लगेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अब मान लो कि पक्षी के पंख से मारे तुमको, सर बात को। अच्छा, पक्षी के पंख को भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया जाए तो ब्लेड का काम करेगा। तुमको पता है सबसे धारदार ब्लेड क्या होता है, जानते हो? धारदार ब्लेड होता है वाटर, क्या होता है? वाटर। तुमको पता है वाटर का काम क्या होता है? वाटर को एक बहुत ही मिनिमम होल से अगर पास कराओगे, बहुत ही माइन्यूट होल से, छेद से अगर पास कराओगे तो एक ब्लेड की तरह ट्रीट करता है और अच्छे अच्छे मेटल्स को काट देता है। मैं समझ रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है, आप देखिए। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है बुलेट का जब फायर होता है गन से। इनिशियली बिफोर अ बुलेट इज़ फायर्ड, जब बुलेट फायर होता है उससे पहले गन और बोथ बुलेट एंड गन आर रेस्ट, दोनों रेस्ट में रहता है। बुलेट गन सब रेस्ट में रहता है। सो बिफोर अ बुलेट इज़ फायर, इससे पहले बुलेट फायर हुआ, द इनिशियल मोमेंटम जो था बुलेट का और गन का जीरो होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है। सही है। आई ना, जब बुलेट फायर होता है गन से तो बुलेट के पास मोमेंटम होता है क्या, मास जो होता है बुलेट का वो गोली का तो वजन होगा, और वेलोसिटी भी होता है बुलेट का, गन का। बुलेट इम्पार्ट करता है जितना मास और वेलोसिटी से ये चला बाहर निकला तो मोमेंटम लेके गया, उतना ही इम्पार्ट कर देता है इक्वल अपोजिट मोमेंटम गन में। इसकी वजह से गन जर्क करता है, पीछे की तरफ झटका मारता है, तो गन इज सेट टू रिकॉइल, तो कहते हैं गन रिकॉइल किया, झटका मारा। द बैकवर्ड वेलोसिटी जो था गन का, उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय गन, तो गन के द्वारा कौन सा मोमेंटम एक्वायर्ड किया गया, मास ऑफ गन और इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो मोमेंटम बुलेट का था वही मोमेंटम तो गन का रहेगा। तो मास ऑफ मोमेंटम बुलेट का कितना, मास बुलेट वेलोसिटी बुलेट। मोमेंटम गन का क्या, मास गन इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि गन रिकॉइल करता है तब वेलोसिटी होता है। रिलेशन को याद रखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, अब आप इसका तरफ पहुंच गए हैं कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग बार बार इसको रीडिंग कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, बार बार कोई दिक्कत हो पूछिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।